इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 5, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग अभी कंपेयर करेंगे। एन ऑब्जेक्ट हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड में लोकेशन के कारण। ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स लोकेशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? उसकी लोकेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में। वर्क इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मैसिव ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के अगर हम अगेंस्ट कोई मैसिव ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो हमें वर्क की जरूरत पड़ती है। वैसे ही वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुश ए चार्ज्ड पार्टिकल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हम कोई चार्ज्ड पार्टिकल को ले जाते हैं तो उसमें भी हमें वर्क की जरूरत पड़ती है। मास ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, अगर हम उसको रिलीज कर देंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे ही अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्लेस पर रखा हुआ है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर हम उसको रिलीज कर देंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। द पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास हेल्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन रिलीज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कोई मास अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है और अगर हम उसको रिलीज कर देते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ही द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल हेल्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन रिलीज्ड बिकम्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, लेकिन अगर हम उसे रिलीज कर देंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है जहाँ पर 3 चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3। Q1, Q2 के बीच की डिस्टेंस है R12, Q2, Q3 के बीच की डिस्टेंस है R23, Q3, Q1 के बीच की डिस्टेंस है R13। फर्स्ट द चार्ज Q1 brought from infinity to the point R1. There is no external field against which work needs to be done, so work done in bringing Q1 from infinity to R1 is 0. This charge produces a potential given by V1 equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1P। कि अगर हम Q1 पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी के P पॉइंट से R1 पॉइंट पर ला रहे हैं तो उस केस में इन्फिनिटी में कोई एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो कोई एक्सटर्नल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो Q1 पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा V1 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम infinity to point R2 is Q2 times the potential at R2 due to Q1, यानी कि अगर हम Q2 चार्ज को R2 पॉइंट पर लाएंगे तो उसको हमें कितना वर्क देना पड़ेगा? Q2 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू Q1, यानी कि Q1 का पोटेंशियल जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P टाइम्स Q2, ये होगा वर्क। where R12 is the distance between points 1 and 2, जो R12 होगी वो डिस्टेंस होगी पॉइंट 1 और 2 के बीच की। अब देखते हैं वर्क कितना आएगा। वर्क डन ऑन Q2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, ये पोटेंशियल है ड्यू टू Q1 और Q2 टाइम्स कर दिया तो ये वर्क निकल के आ गया।
Work done next in bringing Q3 from infinity to point R3 is Q3 times V12 at R3। यानी कि अगर हम Q3 पॉइंट को R3 पर लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क जरूर करना पड़ेगा, जो होगा Q1 के पोटेंशियल और Q2 के पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे Q3 से, उतना वर्क हमें करना पड़ेगा। The total work done in assembling the charges at given location is obtained by adding the work done in different steps, जो कि Q3 V12 R3 equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 Q2 Q3 upon R23। यानी कि 1 और 2 पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल था उसमें अगर हम Q3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उतना वर्क Q3 को R3 पर रखने में लगेगा। Potential energy is characteristic of the present state of configuration and not the way the state is achieved। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड कर रही है। जैसे R13 की लोकेशन है, R23 की लोकेशन है, ये डिस्टेंस है इनके बीच की, इन पर डिपेंड कर रही है। कौन सा रूट फॉलो करके लाए उस पर डिपेंड नहीं कर रही, प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड कर रही है कि प्रेजेंट स्टेट में ये कहाँ कहाँ पर रखे गए हैं। अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस विद ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिस पर कांस्टेंट पोटेंशियल होता है सरफेस के हर एक पॉइंट पर। फॉर ए सिंगल चार्ज Q the potential is given by V equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। This shows that V is constant if R is constant, thus equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surface centered at the charge। इस सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में जो पोटेंशियल की वैल्यू निकल के आती है वो होती है V equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। इस केस में अगर हम R को कांस्टेंट कर दें तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि सिंगल पॉइंट के केस में एक स्फेरिकल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगी, जैसा कि ये दिखाई पड़ रहा है। ये Q पॉइंट चार्ज है, इसके चारों तरफ जो स्फेरिकल सरफेस बनी है उनके लिए R की वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट होगा हर एक स्फेरिकल सरफेस का। जो स्फेरिकल सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही है। फॉर ए सिंगल चार्ज Q इक्विपोटेंशियल सरफेस आर स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द चार्ज। यानी कि सिंगल चार्ज Q के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल सरफेस होती है। फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू ए पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उस केस में एक नॉन जीरो कंपोनेंट सरफेस पे आएगा। चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराने के लिए वर्क की जरूरत पड़ेगी उस नॉन जीरो कंपोनेंट की वजह से, लेकिन इक्विपोटेंशियल पर हमें कोई भी वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ती। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में किसी भी वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो रेक्टेंगुलर शेप की है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डाइपोल, यानी कि डाइपोल होगा तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी वो भी आप देख सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज अगर रखे हुए हैं तो उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी वो भी आप देख सकते हैं। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। कंसीडर टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस A एंड B इन फिगर
with potential value V and V plus delta V, where delta V is the change in V in the direction of electric field। यानी कि डायग्राम ये है। इस डायग्राम में पहले सरफेस का ए सरफेस का V पोटेंशियल है, B सरफेस का पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो B सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। डेल्टा L इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सरफेस A फ्रॉम B। जो डेल्टा L है वो डिस्टेंस है A और B के बीच की। A यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड अलोंग द perpendicular from the surface B to the surface A against the electric field. The work done in this process is E into delta L। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A सरफेस से B सरफेस पे मूव करा रहे हैं तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो E इंटू डेल्टा L के इक्वल होगा। दिस वर्क इक्वल्स द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। जो ये वर्क है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। E डेल्टा L इक्वल टू V माइनस V प्लस डेल्टा B, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है इन दोनों के बीच का वो V माइनस V प्लस डेल्टा B है, यानी कि ओवरऑल माइनस डेल्टा B है। E निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। सिंस डेल्टा V इज निगेटिव, क्योंकि डेल्टा V निगेटिव है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से दूर जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से दूर जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। मॉड E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L इक्वल टू मॉड डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। डेल्टा V को माइनस डेल्टा V के मॉड के इक्वल रखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होता है जहां पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जहां पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये हायर पोटेंशियल है, ऊपर वाली सरफेस लोअर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A to B हो जाएगी। Its magnitude is given by the change in the magnitude of potential per unit displacement normal to the equipotential surface at the point। यानी कि A सरफेस और B सरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको पर यूनिट लेंथ से डिवाइड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज Q at a point in the presence of field due to any charge configuration is the work done by the external force equal and opposite to the electric force in bringing the charge Q from infinity to that point। किसी चार्ज Q की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चार्ज Q किसी फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में रखा है तो उस कॉन्फ़िगरेशन के पास में अगर हम चार्ज Q को लेके जाएंगे तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क उस चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्फ़िगरेशन के पास में ले जाएगा। उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क के इक्वल होती है। जैसे एक कॉन्फ़िगरेशन है प्लस Q का चार्ज है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप दूसरा चार्ज ला रहे हैं Q का P पॉइंट पर, तो यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। वही एक्स्ट्रा वर्क पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ए टेस्ट चार्ज Q ग्रेटर देन 0 इज मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट R टू द पॉइंट P अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट बाय द चार्ज Q ग्रेटर देन 0 प्लेस्ड एट द ओरिजिन। यही चीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यानी कोई चार्ज Q है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसके पास अगर हम दूसरा चार्ज ला रहे हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। Thus work done by the external force in moving a charge Q from R to P is WR to P equal to integration R से P F external into dr equal to minus R to P F E dr। क्योंकि dW होता है F external into dr तो W हो गया R to P F external into dr। एक्सटर्नल फोर्स हम उतना ही लगा रहे हैं जितना इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है, उतना ही एक्सटर्नल फोर्स हम अंदर की तरफ लगा रहे हैं चार्ज पर। तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में
एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ ई है। यहाँ एफ एक्सटर्नल की जगह हम वैल्यू रख देंगे तो माइनस इंटीग्रेशन आर टू पी एफ ई डॉट डी आर निकल कर आ जाएगा। Thus पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू इक्वल टू यू पी माइनस यू आर इक्वल टू डब्ल्यू आर पी, यानी कि यह पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकल कर आ गया। द पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट, इट इज ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिग्निफिकेंट। वर्क का पाथ इंडिपेंडेंट है, यानी कि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप किस रास्ते से लेकर आए हैं, बल्कि वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर दूसरी बात कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के ही फॉर्म में वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस की बात करते हैं तभी वो सिग्निफिकेंट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि एक एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल रखा है, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। कंसीडर ए डाइपोल विद चार्ज Q1 इक्वल टू Q एंड Q2 इक्वल टू माइनस Q प्लेस्ड एट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन फिगर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a दिया ही गया है। अब हमें निकालना है इस पर टॉर्क। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स बट एक्सपीरियंस ए टॉर्क गिवन बाय टो इक्वल टू P क्रॉस E। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में डाइपोल का नेट फोर्स 0 होता है, यानी जितना फोर्स आगे लग रहा है उतना ही फोर्स पीछे लग रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। टॉर्क इक्वल टू होगा P क्रॉस E। सपोज एन एक्सटर्नल टॉर्क T external is applied in such a manner that it just neutralizes the torque and rotate it in the plane of paper from angle theta 0 to angle theta 1 at an infinitesimal angular speed and without angular acceleration। अगर हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगाकर डाइपोल को धीरे धीरे रोटेट करा रहे हैं विदाउट एनी एक्सीलरेशन थीटा 0 से थीटा 1 की ओर, the amount of work done by the external torque will be given by W equal to theta 0 theta 1 centigrade tau external theta into d theta equal to integration theta 0 से theta 1 PE sin theta d theta equal to PE cos theta 0 minus cos theta 1। वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा थीटा 0 से थीटा 1 तक ले जाने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क के केस में, क्योंकि हम टॉर्क एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं बहुत धीमे धीमे, थीटा 0 से थीटा 1 तक हमें डाइपोल को रोटेट कराना है। तो वर्क डन हो जाएगा थीटा 0 से थीटा 1 टॉ एक्सटर्नल जो कि थीटा पर डिपेंड कर रहा है डी थीटा इक्वल टू, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टॉ होता है PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। थीटा 0 से थीटा 1 हमें लिमिट लगानी है और जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा W इक्वल टू PE cos थीटा 0 माइनस cos थीटा 1। We can then associate potential energy U theta with an inclination theta of the dipole. A neutral choice is to take theta 0 equal to pi by 2, यानी कि हम जनरल केस में थीटा 0 को पाई बाई 2 मान लेते हैं, तो इस केस में cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारा W इक्वल टू आ जाएगा U थीटा इक्वल टू PE cos पाई बाई 2 माइनस cos थीटा इक्वल टू माइनस PE cos थीटा दैट इज माइनस P डॉट E, यानी इस केस में U थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस P डॉट E। जब हम थीटा 0 को परपेंडिकुलर यानी कि इनिशियल कंडीशन में टॉर्क को परपेंडिकुलर मान के चलेंगे तब U थीटा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी माइनस P डॉट E। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ चार्ज हैज ए स्पेशल नेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला निकल के आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
डिवाइड बाई चार्ज, यानी कि अगर हम चार्ज को यूनिट चार्ज ले लें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। इन अदर वर्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at any point in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge without acceleration from infinity to that point। अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लाते हैं तो हमें जितना वर्क करना पड़ता है उस वर्क को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the volt. So electric potential is often called voltage. A potential of 1 volt equals 1 joule of energy per coulomb of charge। यानी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल 1 जूल एनर्जी के इक्वल होता है अगर हम चार्ज को 1 कूलम्ब लेकर चलें तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। Electric potential voltage plays the same role for charge that pressure does fluid। यानी कि प्रेशर फ्लूइड के केस में जो काम करता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के केस में काम करता है। जैसे कि जब प्रेशर डिफरेंस अराइज होता है तभी फ्लूइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करता है, वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि एक से अधिक चार्ज हैं तो पोटेंशियल क्या होगा। द पोटेंशियल B1 एट P ड्यू टू चार्ज Q1 इज, यानी कि ये सिस्टम ऑफ चार्ज है जहाँ पर कई सारे चार्ज हैं। P पॉइंट से Q1 R1 P की दूरी पर है, वैसे ही P पॉइंट से डिफरेंट चार्जेस डिफरेंट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। P पॉइंट पर Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है उसे हम V1 मान के चल रहे हैं, वो इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P। यहाँ पर डायग्राम बता रहा है पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। जब हम सिस्टम ऑफ चार्जेस में पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल पोटेंशियल को ऐड करते हैं उस सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल निकालने के लिए। सिमिलरली द पोटेंशियल V2 एट P ड्यू टू Q2 एंड V3 ड्यू टू Q3 इज गिवन बाय V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P, वैसे ही V3 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P, वेयर R1P, R2P and R3P are the distances of P from Q1, Q2 and Q3 charges respectively। यानी कि जो R1P है, R2P है, R3P है वो Q1, Q2, Q3 की डिस्टेंस है P पॉइंट से। By the superposition principle, the potential V at P due to total charge configuration is the algebraic sum of the potential ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यानी कि जो पोटेंशियल P पर होगा वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उन सब का एल्जेब्रिक सम होगा। वो कितना होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस टेस्ट प्लस Vn, यानी n चार्ज रखे हुए हैं तो उनका एल्जेब्रिक सम P पॉइंट पर एग्रीगेट पोटेंशियल शो करेगा, वो V आ जाएगा। अगर हम सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यू रखेंगे तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P प्लस टेस्ट Qn अपॉन RnP।